आज हम बात कर रहे हैं SSNM के बारे में, यानी साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, जैसे कि कोई सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कुछ आपको लिखना है, सब्जेक्टिव लिखना है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये सारा मटेरियल हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए चीज़ें कि ये टॉपिक है क्या। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम बात कर रहे हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये किया कैसे जाता है। इसके 5 मेन स्टेप्स होते हैं, तो उन 5 स्टेप्स के बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसएसएनएम की डेफिनेशन के बारे में। क्या है डेफिनेशन कि एसएसएनएम इज रिलेटिवली अ न्यू अप्रोच। पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने कुछ अप्रोचेस डिस्कस करी हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एसएसएनएम नाम की इस अप्रोच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो न्यू अप्रोच ऑफ न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन की नई अप्रोच है, इज मेनली बेस्ड ऑन द इंडिजीनस न्यूट्रिएंट सप्लाई। ये जो रेड लाइन लिखी हुई है इंडिजीनस न्यूट्रिएंट सप्लाई, इसे समझें और याद कर लें कि इंडिजीनस न्यूट्रिएंट सप्लाई का मतलब ये हुआ कि इंडिजीनस यानी जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम देख रहे हैं पिछली क्रॉप के रेजिड्यूज पड़े हैं। क्रॉप रेजिड्यूज का मतलब आप समझते हैं कि हार्वेस्टिंग के दौरान जो भी चीज़ें निकली हैं उन्हें भी हमें काम में लेना है। फार्म यार्ड मैन्योर्स वगैरह हैं तो उन्हें भी काम में लेना है। कुल मिला के हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी रेजिड्यूज वगैरह पड़े हों पिछली क्रॉप के हों तो वो भी हमें अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। इरिगेशन वाटर का भी अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो उसे हम इंडिजीनस न्यूट्रिएंट सप्लाई कह रहे हैं। इंडिजीनस वर्ड का मतलब आप थोड़ा रिलेट करिए, इंडिजीनस आपने जो भी आज तक समझा है उसे इसमें जोड़िए उस चीज़ को कि इंडिजीनस न्यूट्रिएंट सप्लाई हमें करना होता है फ्रॉम द सॉइल के अंदर भी हमें इंडिजीनस सप्लाई का मतलब ये समझना है कि सॉइल के अंदर पिछली क्रॉप जब निकल गई तो उसके बाद भी कुछ न्यूट्रिएंट तो रहेंगे सॉइल के अंदर, उन्हें भी हमें काम में लेना है और साथ में वापस सॉइल की रिकवरी भी करनी है। तो उस तरह से हमें ये भी समझना चाहिए फ्रॉम द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ क्रॉप फॉर अचीविंग टारगेट ईल्ड्स। एंड न्यूट्रिएंट डिमांड, न्यूट्रिएंट क्या है, अगली हम जो क्रॉप लगा रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट डिमांड क्या है ऑफ क्रॉप फॉर अचीविंग टारगेट ईल्ड्स, ताकि हम अपनी टारगेटेड ईल्ड्स जो हम सोच के चलें कि यार इतनी तो हमें ईल्ड चाहिए ही अपनी क्रॉप से, तो उस ईल्ड को हम अप्रोच कर सकें। तो देखिए इस चीज़ को समझिए कि ये जो एसएसएनएम है इसका मतलब कह रहा है साइट स्पेसिफिक। तो ये बात तो दिमाग में बन जानी चाहिए कि ये साइट स्पेसिफिक है, यानी खेत में जिस जगह पे जितनी ज़रूरत है हम उतना ही फर्टिलाइज़र दें तो उससे बेहतर बात क्या होगी। समझ आई बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी फील्ड में जितनी ज़रूरत है, जिस जगह पे ज़रूरत है, जिस वक्त ज़रूरत है, उसे अगर न्यूट्रिएंट दे दिया जाए तो उससे बढ़िया क्या बात होगी, है ना। तो इसी को हम कह सकते हैं एक तरह से साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी हम ये एक तरह से प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक कंप्लीट कोर्स चलता है एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके अंदर भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं एसएसएनएम को। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा कि साइट स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, हम उतना ही न्यूट्रिशन वहाँ पे रिकमेंड किया जाए, उतना ही दें रिकमेंड, तो रिकमेंड करें फर्टिलाइज़र, तो वो बेस्ट होगा। साथ ही एसएसएनएम की एक और डेफिनेशन है जो कि डॉबरमैन ने दी है, तो वो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, तो आप उसे पढ़ रहे हैं तो देखिए वहाँ लिखा है कि एक तरह का डायनेमिक मैनेजमेंट है। डायनेमिक मतलब चेंज होता हुआ, है ना, मतलब ये जो बदल सकता है वक्त के साथ, तो ये डायनेमिक है और वक्त और जगह अलग अलग जो है जहाँ जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं कि एक डायनेमिक अप्रोच है। साथ में हम देख रहे हैं ये अलग अलग फील्ड स्पेसिफिक है, तो ये साइट स्पेसिफिक, फील्ड स्पेसिफिक का मतलब भी हमें वहाँ समझ में आना चाहिए। अलग अलग सीजन के अंदर किस क्रॉप ने कितना मटेरियल या कितना न्यूट्रिशन खींच लिया सॉइल में से, उसके बाद उसकी रिकवरी के हिसाब से हम कितना न्यूट्रिशन देंगे, तो इन चीज़ों का भी इस अप्रोच के अंदर ध्यान रखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं एसएसएनएम। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आप अगर एग्जाम में लिखेंगे एज इट इज़ तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो और हम लिखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, एसएसएनएम के एडवांटेजेस, फायदे क्या है ऐसा सब कुछ करने से। तो ऑप्टिमाइज द सप्लाई ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट ओवर स्पेस एंड टाइम। स्पेस का मतलब समझते हैं कि अलग अलग जगह पर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हमारे न्यूट्रिएंट सप्लाई को, कि भाई जिस जगह पे एक ही खेत में आप भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हिस्सा ऐसा हो सकता है जहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जहाँ न्यूट्रिएंट कम हो। तो हम अगर पहले ही एनालिसिस कर लें, पहले ही कैसे एनालिसिस कर लें, तो आप ये समझ सकते हैं कि जीआईएस, जीपीएस, इस तरह के नाम सुने हैं कभी आपने, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, वीआरटी, वेरिएबल हम देख सकते हैं रेट टेक्नोलॉजी।
तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये पता कर लें कि खेत में किस जगह कितनी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट की, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एसएसएनएम को सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा स्पेस के साथ में और टाइम के साथ में कि क्रॉप की अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस के अंदर कितना न्यूट्रिशन चाहिए, तो उतना ही अगर प्रोवाइड कराया जाए तो वो बेस्ट होगा। तो हम देख सकते हैं ये एक तरह का अच्छा हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है, तो ये एक एडवांटेज हो गया, स्पेस एंड टाइम टू मैच द क्रॉप रिक्वायरमेंट, ताकि क्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे न्यूट्रिशन मिल सके। सेकेंड है इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ऑफकोर्स ऐसा होगा तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंक्रीज NUE, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, इसे FUE भी लिखा देखा जा सकता है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो है कंप्लीट। इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो खैर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज, ये ई रह गया तो इंक्रीज अच्छे से लिख लीजिएगा, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। प्रिवेंट होगा इससे एक्सेसिव रेट ऑफ फर्टिलाइजर, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, बर्बाद क्यों करेंगे भाई, जितनी ज़रूरत है उतना ही देंगे खेत में, है ना। इंक्रीज ईल्ड, इससे ऑफकोर्स ओवरऑल ईल्ड बढ़ेंगी, मार्केटेबल क्रॉप वैल्यूज़, क्रॉप क्वालिटी बढ़ेंगी और साथ में अल्टीमेटली हायर प्रॉफिटेबिलिटी हमारे को फ़ायदा हो सकता है, राइट। और हम देख सकते हैं SSNM अलाउज फाइन ट्यूनिंग क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम अलॉन्ग विथ 4R। ये देखिए अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर का टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें ये 4R को मेंशन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, 4R लिख लीजिए करिए, है ना। क्या है ये 4R, याद रखें कि 4R बताए हैं, जैसे कि हम पहले साइंस में 10th क्लास में बचपन में पढ़ा करते थे ना, रिड्यूस, रीयूज़, है ना, लेकिन अब थोड़े R चेंज हो गए हैं हमारे, कि राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एट राइट प्लेस। सही सोर्स हो, राइट सोर्स मतलब सही सोर्स से मतलब ये है कि हमारा सोर्स जो है एक तरह से, इस सोर्स के अंदर ये बात मेंशन जरूर करें कि इंडिजिनियस न्यूट्रिएंट का सप्लाई होना चाहिए। इंडिजिनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई मतलब क्रॉप रेजिड्यूज पिछले है उनका तो काम में लेना ही लेना है, उसके बाद और भी जो ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरत है, हम फर्टिलाइजर्स, और वो भी ऐसे फर्टिलाइजर्स जो हमारे लिए परफेक्ट हो। हमारे लिए परफेक्ट हो से मतलब हमारी सॉइल कैसी है, हमारे प्लांट्स कैसे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम फर्टिलाइजर काम में लें। आपको पता होगा फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन हम पिछले वीडियोज़ में कवर करते आए हैं। अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं तो उसके भी टाइप होते हैं, अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह का फर्टिलाइजर काम में लिया जा सकता है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि राइट सोर्स, हमारा सोर्स जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का वो सही हो, राइट रेट, एक जो पर्टिकुलर रेट से हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रिशन वो सही होना चाहिए, ज़्यादा हम नहीं दें ना कम दें फर्टिलाइजर, तो एक सही रेट पे दें, सही वक्त के साथ दें। अच्छा यहाँ पे राइट टाइम भी आ गया कि क्रॉप की किस ज़रूरत पर हमें देना है वो भी हम सही वक्त पे दे सकें। और राइट प्लेस मतलब ये आपको बता ही दिया मैंने, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब अलग अलग जो जगह पे जितनी ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइजर दे। तो ये 4R अगर हम काम में लें तो ये सारी चीज़ें हमारे को पॉसिबल होती हुई नजर आएंगी, यानी कि क्रॉप अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी, अच्छी क्वालिटी नजर आएगी उसके अंदर। तो इस तरह से हमने SSNM की कुछ बेसिक बातें जान ली, क्या है एक आइडिया, मेरी कोशिश है आपके दिमाग में बन गया होगा। इस कंप्लीट वीडियो का एक PDF भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रहा हूँ, आप उसे भी डाउनलोड करके और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, है ना। और अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम फटाफट से 5 स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि SSNM के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत सारी बातें करते आए हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है, तो वो पिछले वीडियोस अगर आपने ना देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं SSNM के लिए, यानी साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। पहला स्टेप हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ यील्ड गोल, कि कितनी यील्ड हमें चाहिए उसका एक गोल तैयार करें, हम उसका एक सिलेक्शन कर लें, जो कि होता है 70 to 80% ऑफ वेराइटी स्पेसिफिक पोटेंशियल यील्ड, कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप की कोई जो वेराइटी है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल आप जानते होंगे कि जैसे ARS वगैरह जो है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस वगैरह हैं, वहाँ पर सारी ऑप्टिमम कंडीशंस या सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मैक्सिमम यील्ड अगर मान लेते हैं लॉन्च की गई है, कि भाई अगर सारे ही लिमिटिंग फैक्टर्स हटा दें, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन भी उसे दिया गया है क्रॉप को, और देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को छोड़कर, मैं एक मेंशन करना चाहूँगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को छोड़कर मैक्सिमम कोई क्रॉप कितना हम देख रहे हैं कि यील्ड दे सकती है, वो अगर हम देख रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर लॉन्च किया गया है, वो हो सकता है एक वेराइटी स्पेसिफिक पोटेंशियल यील्ड, उसका पोटेंशियल इतना है। अब उसे हम प्रैक्टिकली फील्ड पर 70 to 80% अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जिससे कि हम मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं 70 से 80% हम उस पोटेंशियल यील्ड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 100 क्विंटल आ रहा है तो हम प्रैक्टिकली 70 से 80 क्विंटल तक अचीव कर सकते हैं।
तो वो जो 70 से 80% की हमने चॉइस दिमाग में रखी है उसका सिलेक्शन करना ही फर्स्ट पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ यील्ड गोल, हमारा गोल क्या है वो हमें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम अपने इनपुट्स देंगे ताकि हमारे को आउटपुट भी वैसे ही मिले, है ना। और यहाँ वाई मैक्स भी लिखा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, वाई मैक्स। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं कि असेसमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, देखेंगे कि हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट कितनी है न्यूट्रिएंट की, आंकलन करना है। असेसमेंट मतलब देखेंगे, आंकलन करेंगे उसका कि क्रॉप को कितनी ज़रूरत होगी अपने पूरे लाइफ टाइम में न्यूट्रिशन की। तीसरा हम कहेंगे एस्टिमेशन ऑफ इंडिजिनस न्यूट्रिएंट सप्लाई, फिर देखेंगे कि हमारी क्रॉप में ऑलरेडी कितना न्यूट्रिएंट पड़ा है, या हम कह सकते हैं हमारे पास क्रॉप रेजिड्यूज जो है या जो कुछ भी मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी है वो कितना न्यूट्रिशन दे सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम ये सोचेंगे कंपटीशन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रेट्स, फिर उसके बाद सोचेंगे कि यार फर्टिलाइज़र अब कितना देना है, कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन है सॉइल में कितना क्रॉप रेजिड्यूज दे सकते हैं, ये सब कुछ इंडिजिनस के रूप में हो रहा है, तो उसके बाद भी हमें कितनी ज़रूरत है उसका आंकलन करेंगे, उसकी कंपटीशन करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम एट फाइनल स्टेप में हम ये कह सकते हैं डायनेमिक एडजस्टमेंट ऑफ नाइट्रोजन रेट। नाइट्रोजन रेट, नाइट्रोजन को क्यों स्पेसिफिक कहा गया, सोचिए ज़रा कि जो फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, उसको तो हम बेसल डोज के रूप में दे देते हैं, जानते होंगे इस बारे में आप, बेसल डोज समझते हैं, सोइंग के टाइम पे ही फॉस्फोरस और पोटेशियम दे दिया जाता है, वो बाद में धीरे 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 टूटता रहता है सॉइल में, देन कहीं प्लांट्स को अवेलेबल होता रहता है ना। लेकिन नाइट्रोजन जो है उसे प्लांट के अंदर हम स्प्लिटिंग के रूप में देते हैं, अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस पे उसे देना जरूरी रहता है। तो ये नाइट्रोजन की जो रेट्स है इसका आंकलन कैसे किया जाए, तो क्लोरोफिल मीटर से, क्लोरोफिल मीटर से लीफ वगैरह पे काम में लेके उसमें कितना क्लोरोफिल है, कम अगर आ रहा है तो उस हिसाब से नाइट्रोजन दी जाएगी। और साथ में एलसीसी का भी काम में लिया जा सकता है। एलसीसी मतलब समझते हैं लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट ऐसे पर्टिकुलर लीफ के हम देख सकते हैं कलरफुल चार्ट्स रहते हैं जिसमें शेड्स होती हैं कि ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, येलो, इस तरह से, उसके बिहाफ पे हम काम में लेते हैं। एलसीसी वैसे राइस की क्रॉप में काम में लिए जाते हैं काफ़ी। तो कुल मिला के ये डायनामिक एडजस्टमेंट्स भी करने होंगे हमें नाइट्रोजन की रेट्स के लिए। तो ये जो 5 हम देख रहे हैं स्टेप्स हैं, ये होते हैं एसएसएनएम के स्टेप। ऑफकोर्स ये अगर आप सोचेंगे कि यार बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये 5 लाइनें लिख देंगे तो काम तो बनेगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अवेलेबल कराई है, उसमें यही चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंड करके लिखी हुई है, डिटेल्स में हम उन्हें पढ़ सकते हैं, अच्छे से जो भी बातें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें याद कर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।